बात की जाती थी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। कन्वेंशनल वॉर की बात जब आती थी तो आर्टिकल्स भी छपे कि जी इंडिया जो है बड़ा सुपीरियर है कन्वेंशनल वॉर में और उसके पास ये चीज़ें हैं, फिर राफेल भी उनके पास आ गया। अब तो जिस तरह से पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वॉर की है उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये कोई नहीं डाउट रह जाना चाहिए कि इंडिया जो है वो कन्वेंशनल वॉर में हमसे आगे है। इस पर क्या कहेंगे आपके, ये किस तरह से हमारी कामयाबी को आप देखते हैं और जिस तरह से हमने इंडिया को शिकस्त दी इस दफ़ा, कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? देखिए, जो डुअल है ना जी वॉर का, ये रीगेन ऑफ डेटरेंस है कि आपकी डेटरेंस है या नहीं है, चाहे वो टेक्टिकल हो, ऑपरेशनल हो या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, किसी भी डोमेन में हो। तो पाकिस्तान का इंडिया के बारे में तो बिल्कुल इट्स अ रेड लाइन जी। वो पाकिस्तान ने जब भी इंडिया कोई एक्शन करेगा, चाहे वो एक पोस्ट के ऊपर अटैक करता है कश्मीर के अंदर या एक ऑपरेशन करता है या जिस तरह भी डोमेन्स में, तो पाकिस्तान इमीडिएटली रीगेन करने की कोशिश करता है डेटरेंस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मोदी आरएसएस, ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये मे बी इंडिया की भी हो, बट मेनली इट इज आरएसएस और हिंदुत्व की पॉलिसी है। मेरी नज़र में, जॉर्ज सलीम साहब बैठे हैं, शायद वो मुझे करेक्ट कर दें, या मेरी नज़र में इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट या एज अ स्टेट अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करने के बजाय वो एक डिसफंक्शनल स्टेट बन चुकी है जी। No doubt. दुनिया के जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर, उस पूरे को चैलेंज किया हुआ इन्होंने इस रीजन में, जिस तरह इजराइल मिडिल ईस्ट में चैलेंज किया। ये दुनिया का जो निज़ाम है ना जी, जो वर्ल्ड वॉर के बाद अगर यूएन बनी कि यार दुनिया एक तरीके से चले, एक ऑर्डर में चले, उसको इन्होंने चैलेंज किया हुआ। तो लगता है कि इनकी जितने भी इदारे हैं, जितनी इनकी रॉ हो गई, इनकी मिलिट्री को भी इस दफे इन्होंने आरएसएस ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज, चाहे वो बिहार का इलेक्शन है या जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने एक पूरे न्यूक्लियर कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स बना के उसको परसू करना शुरू कर दिया। वो राहत अंदौरी साहब कहा करते थे, इनके अपने एक शायर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कोई चुनाव है क्या। तो अब वहां के लोगों को भी पता है कि अपने पॉलिटिक्स के, तो ये उसको परसू करे, उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं। जी हाँ, और मोदी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर ओवरहैंग होने के बावजूद देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर। पाकिस्तान कहता है वो वॉर की स्पेस नहीं है, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। इसलिए आपने देखा कि विद इन आवर्स पूरी दुनिया ने स्क्रैम्बल किया जी, अमेरिका समेत, प्रेसिडेंट ट्रंप, रूबियो, पूरी दुनिया ने, यूके, चाइना, सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनके दिस इज अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। इनको इंसानियत के दुश्मनों को, सबसे बड़े ये भारत के दुश्मन है, क्योंकि 1.6 बिलियन लोग जो इस रीजन में रहते हैं उनकी जिंदगियों के साथ इसने खेला है। No doubt. पहले अपने 26 लोगों का खून बहाया है, इसने अपने सिखों के ऊपर हमला किया, जो 5 मिसाइल्स इसने अमृतसर में किए हैं। कुपवाड़ा में इन्होंने एक इसको हिंदुओं सिखों की एक रिलीजियस प्लेस को इन्होंने अटैक किया, 3 लोग वहां पे मार दिए। कभी ये गुरवंत सिंह का परसू करते हैं अमेरिका के अंदर, कभी निजर को पीछे पड़ जाते हैं कनाडा के अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इन्होंने लगाया हुआ। जी हाँ, बुखलाहट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव्स है, बुखलाहट नहीं है। ये बुखलाहट तो अब शुरू हुई जब ये बंद गली में चले गए और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। तो उस वक्त ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि ये इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को और इंडिया के रेम पे ये दूसरों की सॉवरेनिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये देखिए, ये एक ऐसी माइंडसेट है जो आज बदरू मोदी में मौजूद है, कल ये बदरू जो है ना जी, ये अमित शाह में जाएगी, परसों डोवल में जाएगी। इस माइंडसेट ने रहना है। ये वही लोग हैं जो गॉडसे वाले लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। exactly. तो गॉडसे वाज आरएसएस। तो ये सोच तो उस वक्त से मौजूद है। अब इनको मौका मिला है, जब पावर में आए हैं तो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे लिक्विड पार्टी ज़ायनिज्म और यहां हिंदुत्व। तो ये दोनों डिसऑर्डर, दुनिया को एक डिसऑर्डर में ले जाना चाह रहे हैं इस रीजन के, और ये इनके अज़ाइम बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान इज द ओनली चैलेंजर इन दिस रीजन। और फिर इसका ये जो सारा ख्वाब चिकनाचूर, और जब वेस्ट को भी पता चला, अब तो ट्रंप साहब इनको जूते मार के अपनी मर्जी की ट्रेड डील आज आप मुझसे लिखवा लें। उनको जूते भी 100 जूते और वो प्याजों वाली, आई एम नॉट गुड एट दिस, लेकिन वो चीजें भी होने वाली। बट एनीवेज, तो जिस सीरियस चैलेंज है इसके बीच। अच्छा, पाकिस्तान कहता है जी वॉर की स्पेस नहीं है, इसलिए ये डेटरेंस पाकिस्तान रीगेन करता है। क्योंकि देखिए, अभी मिसाइल्स का अगर एक्सचेंज हो ना, ये एस्केलेशन लेडर पे, एक सीरियस एस्केलेशन लेडर पे ऊपर गया जी ये चीजें। तो लोग पहले यहां पे ये होता था कि यहां पे सोच, ये मिलिट्री सोच ये पाई जाती थी कि जी पहले कॉन्फ्लिक्ट ये क्रिएट करेंगे, फिर कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट किसी एक जगह पर पहुंचेगा या अकोमुलेटिव नुकसानात किसी मुल्क के होंगे, तो वो फिर ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। बट ये जो सोच है, ये एस्केलेशन लेडर पे एकदम इतनी ऊपर चली जाती है कि इट इज दे वेंट वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर एक्सचेंज। तो वो उसको इतनी इररिस्पॉन्सिबल है। अब ये दुनिया को ये भी देखना होगा, पाकिस्तान ने अब ये, अच्छा ये और न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और मुद्दा क्या उठाया हुआ है, टेररिज्म।
और वो भी टेररिज्म जो खुद ये कर रहे हैं, खुद कर अपना रहे हैं। क्रिएट किया, बिकॉज उनको इसी फ्रिक्शन में अपनी डोमेस्टिक बिल्कुल पॉलिटिक्स को और आपकी बात हिंदुत्व को को। आगे बढ़ाती हूँ। जौहर सर, ये जो टेररिज्म क्रिएट करते हैं, पहले ये जाफर एक्सप्रेस हमला कराते हैं, फिर खुजदार में हमारे मासूम बच्चे जिनकी तादाद 8 हो गई है, ये ऐसा घटिया दुश्मन है जो हमारे बच्चों को अटैक कर रहा है। इस दुश्मन के साथ कैसे निपटा जाएगा? जी, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है और अफसोसनाक अमर है कि हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा मुल्क है। इस वक्त तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है। चाइना से को उन्होंने सरपास कर दिया आबादी के हिसाब से। फिर 5वें नंबर की इक्तिसादी ताकत भी है, फिर एक न्यूक्लियर स्टेट भी है। बट फिर भी वो जाहिद साहब ने डिसफंक्शनल का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं शायद उसको थोड़ा सा बदल के मैं कहूंगा कि एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एक गैर जिम्मेदार रियासत है जो बहुत ही रैश किस्म के एक्शंस और ऐसे जो है खतरनाक वो जो है ना एक्शंस ले लेते हैं कि जिससे पूरे खत्ते को, और ये खत्ता जो है अब इसमें 1.6 बिलियन लोग तो थे पहले, अब तो इसमें ज्यादा हैं। अब तो इस वक्त ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग हैं दुनिया की। अब जो है 24% आबादी इधर है, ऑलमोस्ट एक चौथाई। तो उस खत्ते को पूरा प्लंज कर दिया ऐसी सिचुएशन में कि जहां से आगे सिर्फ खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर थी, अगर वहां से रोका ना जाता दोनों मुल्कों को, जिस तरह से वो लेडर ऑफ एस्केलेशन के ऊपर जा रहे थे। अब जहां तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है तो ये उनकी अगेन ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है। अजित डोवाल जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अब तो एक दहाई से भी ज्यादा अरसा हो गया उसमें वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही चले आ रहे हैं, और इससे पहले ये जासूस थे। ये पाकिस्तान में भी 7 साल तैनात रहे हैं, आपको पता है, हिंदुस्तान की एम्बेसी में इधर इस्लामाबाद में। तो ये जासूस थे हमेशा से, स्पाई मास्टर। तो जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई जिसको दोवल डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, जिसको उन्होंने कहा कि जी अब हम एक ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। और वो ऑफेंसिव डिफेंस क्या है कि हम जो है ना पाकिस्तान को जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू हम पाकिस्तान को, विल मेक पाकिस्तान ब्लीड, कि हम पाकिस्तान को उनसे कमजोर करेंगे। और ये रिकॉर्ड पे है ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान ने, ये इन्होंने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान ने मुंबई अटैक किया है, तो हम अब जो है इनको बलूचिस्तान जो है ना वो हम इंश्योर करेंगे कि वो इनको खोना पड़े। तो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी वो कितनी ज्यादा बड़ी है इस सारे सालों में। फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी जो दहशतगर्दी है उसके ताने बाने भी हिंदुस्तान से मिलते हैं। नो डाउट। बेशक अफगानिस्तान के थ्रू है। एक जमाने में आपको याद होगा कि उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ इतने ज्यादा कॉन्सुलेट वहां पे कायम कर दिए थे अफगानिस्तान में। हालांकि कॉन्सुलेट तो उस मुल्क में होते हैं जहाँ पे आपकी आबादी, आपके एक्सपेट्रिएट्स रह रहे हों, तो वहां पे तो कोई हिंदुस्तानी एक्सपेट्रिएट्स नहीं रह रहे थे अफगानिस्तान में। लेकिन बहुत सारे कॉन्सुलेट्स, और उनका काम क्या था, वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती थी, जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश होती थी, वो उनको वहां से ऑर्केस्ट्रेट करते थे सब। तो ये तो एक जो है ना इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है फॉरेन पॉलिसी के एक टूल के तौर पे। लेकिन इस चीज के तो बहुत वाज़ेह शवाहिद हैं कि वो खुद इसमें मुलविस हैं। और अभी भी देखें जो ये टारगेटेड असैसिनेशंस हुई थी जिसमें 22 पाकिस्तान में उन्होंने की, जो कि एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, और जो यूके में हुई और कनाडा में हुई और अमेरिका में भी उन्होंने कोशिश की, और यहाँ पे रीजन में और मुल्कों में भी, श्रीलंका में जैसे। तो ये उनकी इस किस्म की पॉलिसीज जो सी हैं वो फिर इतना बड़ा मुल्क जो है, इतनी आबादी का, और इतना जो है ना अपने आप को वो दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहते हैं, और फिर इस किस्म की हरकतों में मुलवस होना जो है, ये तो बहुत ही एक जो है ना एक जो कंडेमेबल चीज है। और ख्याल है कि ये रविश जो है ये पहले शायद इतनी ज्यादा नहीं थी। ये बीजेपी के आने के बाद ये सही कहा जाहिद साहब ने कि वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि उनकी ज़ाहिर है उनकी पूरी सियासत जो है वो एक एंटी पाकिस्तान, एक एंटी मुस्लिम प्लैंक पे खड़ी है। तो इसलिए उनको ये खतरा है कि अगर वो प्लैंक हमारा जो है खोखला हो गया तो हमारी सारी सियासत गिर जाएगी। तो इसीलिए वो बहुत ही जो है ना कमर बंद है इसी चीज पे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे किसी भी तरीके से। बिल्कुल।